हेलो एवरीवन। रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेकंड यूनिट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो में हम सोशल सर्वे, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइनिंग से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसके फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन है वो हम इससे पहले के वीडियो में डाल चुके हैं। सेकेंड यूनिट में सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। सर्वे का मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना। तो सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की वह एक पद्धति है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब सामाजिक समस्या से संबंधित जिस विषय पर आप शोध करना चाहते हैं उस विषय से संबंधित एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन दशाओं के संबंधित जब जानकारी हासिल की जाती है तो उसे सोशल सर्वे या सामाजिक सर्वे कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण अंग्रेजी भाषा के सर्वे का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का शब्द सर्वे फ्रेंच भाषा के सर और सर और लैटिन भाषा के वियर शब्दों से मिलकर बना है। सर का अर्थ होता है ऊपर से और वियर का अर्थ होता है ऊपरी तौर पर देखना। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ किसी भी सामाजिक घटना को ऊपरी या बाह्य रूप से देखना सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का। तो कोई एक डेफिनेशन आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे बोगार्ड्स ने क्या कहा है, सामाजिक सर्वेक्षण किसी समुदाय विशेष के लोगों के जीवन निर्वाह या कार्य की दशाओं से संबंध में तथ्यों का संकलन है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या है। नंबर 1 तो ये समाज से संबंधित है। सामाजिक घटनाओं, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन इसमें किया जाएगा, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक का मतलब जो समाज से संबंधित है। तो इसकी पहली विशेषता समाज से संबंधित है। दूसरा, सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका मतलब यह मनमाने तरीके से की गई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से की गई एक प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति परिमाणात्मक है। यह तात्कालीन समस्याओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उन्हीं समस्याओं का इसमें सर्वे किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या है। तो एक तो तथ्य संकलन करना, किसी भी समस्या से संबंधित जब शोध करना चाहते हैं तो उस समस्या से संबंधित हमें सूचनाएं चाहिए, तो वो सूचना हम सर्वे मेथड के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना भी, वो समस्याएं किस प्रकार की हैं, उनके क्या क्या परिणाम हैं, उनके समाधान कैसे हो सकते हैं, कौन लोग उनसे प्रभावित हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करना भी सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य है। कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, जो भी सामाजिक समस्या है उसके कारण क्या है उनको जानना भी सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है। और सामाजिक सिद्धांत है उनका सत्यापन करना भी सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि 2 नंबर के आते हैं तो कोई 2 या 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के गुण बताइए, इसके गुण क्या है। उपकल्पना के निर्माण में सहायक। उपकल्पना का मतलब सामाजिक सर्वेक्षण से हमारे विषय से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होगी और उस ज्ञान के आधार पर हम उसका पहले से ही समाधान सोच सकते हैं, जिसे कि हम उपकल्पना कहते हैं। तो उपकल्पना के निर्माण के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वो ज्ञान सामाजिक सर्वेक्षण से हमें मिलता है। यह सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कौन कौन से तत्व सामाजिक संगठन वाले हैं और कौन से सामाजिक विघटन पैदा करने वाले हैं, और जो सामाजिक विघटन पैदा करने वाले तत्व हैं उन पर फिर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। समाज कल्याण में सहायक है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण से लोगों की जीवन दशाओं, उनकी कार्यविधियों का पता चलता है। इसलिए जिन लोगों की जीवन दशाएं पिछड़ी हुई है, जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा सकती है, जिससे कि उनके समाज या संपूर्ण समाज में इससे भलाई का काम होता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान भी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इससे उस समस्या से संबंधित कार्य कारण संबंधों का भी पता चल जाता है और उस समस्या के बारे में ज्ञान अर्जन भी होता है, जिससे उस समस्या के समाधान करने में आसानी रहती है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। सर्वे प्रणाली के दोष भी तो क्या है इसके। तो एक अमूर्त घटना है, जो घटनाएं हमारे सामने अब नहीं है, जो भूतकाल में घटित हो चुकी है, जिन घटनाओं को हम देख नहीं सकते, उनका सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता। सीमित क्षेत्र में सर्वे का एक दोष ये है कि इसका सर्वे तो एक सीमित क्षेत्र में किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति है मान लीजिए, तो वो एक बार में एक महाविद्यालय, एक क्लास का सर्वे कर सकता है।
तो इससे क्या होता है, समय, धन व श्रम की भी खपत होती है, क्योंकि यदि विस्तृत क्षेत्र का हमें यदि सर्वे करना है तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी चाहिएंगे, जिससे समय और धन की बर्बादी होगी। और कई बार इससे सूचनाएं भी अवास्तविक प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जब हम सर्वे कर रहे हैं, यदि सर्वे करता पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, विषय की जानकारी नहीं है, तो अवास्तविक सूचनाएं भी इसमें आ सकती है। निदर्शन से आप क्या समझते हैं? निदर्शन को हम सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है, एक बहुत बड़ा समूह है, उस समूह के सारे इकाइयों की हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए उस समूह के प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ एक इकाइयों को हम अध्ययन के लिए चयन कर लेते हैं, और उन्हीं का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो निदर्शन, प्रतिदर्श, प्रतिचयन, या इसको हम सैम्पलिंग भी कहते हैं, न्यायदर्श भी हम इसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए महाविद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, और उन 1200 विद्यार्थियों में से सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले यदि हमने 200 विद्यार्थी अलग कर लिए अध्ययन के लिए, तो वो 200 विद्यार्थी निदर्शन कहलाएंगे। तो निदर्शन या प्रतिदर्शन का अर्थ संपूर्ण इकाइयों में से कुछ ऐसी इकाइयों का अध्ययन के लिए चयनित करना जो समस्त इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हो, उसे निदर्शन कहा जाता है। निदर्शन को परिभाषित कीजिए भी आ सकता है, तो इसको गुडे व होट ने कैसे परिभाषित किया है? एक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक विस्तृत समूह का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिनिधित्व है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा समूह है, उनमें से अध्ययन के लिए कुछ एक इकाइयों का चयन कर लिया तो वो निदर्शन कहलाएगा। इसके पश्चात एक अच्छे निदर्शन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? एक तो वो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। पर्याप्त आकार, इसका मतलब निदर्शन में इतने बहुत ज़्यादा इकाइयाँ भी नहीं होनी चाहिए जिससे निदर्शन का औचित्य समाप्त हो जाए, और इतनी कम इकाइयाँ भी नहीं होनी चाहिए कि जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व भी ना कर सके। निदर्शन की इकाइयों का चयन करते समय निष्पक्षता का ध्यान रखना चाहिए, पक्षपात के आधार पर इकाइयों का चयन नहीं करना चाहिए। इसमें लचीलापन भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि अध्ययन के बीच में यदि सैंपल घटाने या बढ़ाने, इकाइयों की संख्या कम या ज़्यादा करनी पड़े तो उसकी व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। विश्वसनीयता, निदर्शन ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीय हो, संपूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, निष्पक्षता के आधार पर जिनका चयन किया गया हो। शोधकर्ता को निदर्शन के चुनाव में किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? देखिए, निदर्शन का जो कार्य है ये अकस्मात नहीं होता है, ये क्रमबद्ध तरीके से होता है। सबसे पहले समग्र का निर्धारण। समग्र के निर्धारण का तात्पर्य है कि सबसे पहले इकाइयों का निर्धारण करेंगे, समग्र का निर्धारण करेंगे भी, किसका अध्ययन करना है। जैसे किसानों का अध्ययन करना है, या फिर हमें ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारण करना है, या शहरी क्षेत्र का निर्धारण करना है, स्कूल का अध्ययन करना है, या फिर महाविद्यालय का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें महाविद्यालयों के बच्चों का अध्ययन करना है, निदर्शन की इकाइयों का निर्धारण। फिर उसके बाद हम इकाइयों का निर्धारण करेंगे भी कितनी इकाइयाँ हम लेंगे। जैसे मान लीजिए 1000 इकाइयों का सिलेक्शन करना है। निदर्शन के स्रोत, उसके पश्चात वो इकाइयाँ हम कहाँ से लेंगे, वो जो 1000 इकाइयों का चयन करेंगे वो कहाँ से लेंगे, वो हमें पहले से निर्धारित करना पड़ेगा, तो वो निदर्शन का स्रोत कहलाता है। निदर्शन का आकार, इकाइयों के निर्धारण में इकाइयों का मतलब स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। आकार का मतलब कितने स्टूडेंट्स लेंगे, 1000 स्टूडेंट्स। निदर्शन पद्धति क्या होगी, इसके लिए कौन सी विधि से हम चुनाव करेंगे? देव निदर्शन होगी, सरल देव निदर्शन होगी, कोटा होगी, अभ्यंश या कोटा निदर्शन होगी, कौन सी विधि का हम प्रयोग इसके अंदर करेंगे? तो यदि इसमें निदर्शन के चुनाव में किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो 1 या 2 या 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं प्रश्न के हिसाब से। बाकी ये जो क्वेश्चन बनाए हैं हमने, ये जो पूरे 16 मार्क्स के क्वेश्चन है, उन्हीं में से पॉइंट पिकअप करके बनाए गए हैं, तो आप सीधे उन्हीं में से भी कर सकते हैं। निदर्शन प्रविधि के गुण कौन से हैं? बहुत सारी इकाइयों में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए चयन करना और उनको सभी पर लागू कर देना। तो इससे बेनिफिट क्या होंगे? एक तो समय की बचत होगी, क्योंकि सभी इकाइयों का अध्ययन हमें नहीं करना पड़ेगा, तो धन और श्रम की भी बचत होगी। और गहन अध्ययन, एक तो पूरे समूह का अध्ययन करें और एक समूह के प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ एक इकाइयों का अध्ययन करें, तो वो अध्ययन और अधिक गहनता उसके अंदर आती है, और यह काम भी बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि एक बार निदर्शन का चयन करने के पश्चात उन इकाइयों से संपर्क करके उनका अध्ययन करना आसान है। निदर्शन पद्धति के दोष क्या हैं? इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। शोधकर्ता या अनुसंधान करता है, वो निदर्शन इकाइयाँ अपनी सुविधा के अनुसार भी उन इकाइयों का चयन कर सकता है, जिससे पक्षपात की संभावना रहती है। और यदि उसने अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन किया है, तो वो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने में भी कठिनाई आएगी उसमें, क्योंकि ऐसी इकाइयों का चयन करना जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व कर सके, एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। योग्य एवं प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता का अभाव। जब निदर्शन प्रविधि, निदर्शन का कार्य एक प्रशिक्षित, चतुर और मेहनती शोधकर्ता की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आमतौर पर ऐसे योग्य और प्रशिक्षित शोधकर्ता का अभाव पाया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुपयुक्त है।
जैसे अध्ययन का क्षेत्र बहुत छोटा है तो वहाँ पर हम निदर्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो कुछ एक परिस्थितियों के अंदर निदर्शन का विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उच्चतम परिशुद्धता वाले अध्ययनों में अनुपयोगी ऐसे अध्ययन जिसमें हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, 100% जिसके अंदर हमें शुद्धता चाहिए, उसमें भी निदर्शन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। निदर्शन के प्रकार संभावित निदर्शन और असंभावित निदर्शन। संभावित निदर्शन वो होते हैं जिसमें सभी के चुने जाने की बराबर संभावना होती है, किसी को वांछित या अवांछित नहीं माना जाता, जैसे लॉटरी विधि। असंभावित निदर्शन वो निदर्शन होता है जिसमें सभी के चुने जाने की संभावना नहीं होती, बल्कि इकाइयों का चयन शोधकर्ता पर निर्भर करता है। संभावित निदर्शन वह निदर्शन होता है जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। असंभावित निदर्शन संभावित निदर्शन के विपरीत होता है, इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना नहीं होती। इसमें निदर्शन की इकाइयों का चयन शोधकर्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो उसे ठीक लगे उसी का चयन करता है। उपकल्पना या प्राकल्पना, या इसको हाइपोथेसिस भी हम कहते हैं। उपकल्पना एक ऐसा विचार है जिसका निर्माण विषय से संबंधित शोध साहित्यों, संस्कृति, व्यक्तिगत अनुभवों आदि के आधार पर किया जाता है। मतलब उपकल्पना पूर्व ज्ञान के आधार पर बनाया गया एक ऐसा विचार है जो हमें शोध कार्य में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। इसका मतलब ये होगा किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में हमने सोचा, और उस समस्या के बारे में जो हमने पहले से सोचा है, जो या उसका समाधान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका काल्पनिक समाधान हमने सोचा है, वही उपकल्पना या प्रकल्पना कहलाएगा। इसका उपकल्पना या प्राकल्पना का मतलब है पहले से कल्पना करना, मतलब शोध कार्य में जाने से पहले ही कल्पना करना, वो उपकल्पना कहलाता है। उपकल्पना को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो पीएच मान क्या कहते हैं? उपकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। अनुमान का मतलब यह एक अंदाजा है, वास्तविकता नहीं है, बल्कि इसकी सत्यता को बाद में जांच किया जाएगा। लुंडबर्ग ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उपकल्पना या हाइपोथेसिस एक अस्थायी या काम चलाऊ सामान्यीकरण है। मतलब एक हमने काम चलाने के लिए, शोध कार्य में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा नियम बना लिया जिसकी सत्यता की जांच करनी बाकी है, मतलब जिसको हम जांचेंगे कि हमारा नियम सही है या नहीं है। एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें विशिष्टता होनी चाहिए, और शोध सिद्धांत से संबंधित वो होनी चाहिए। हेज के अनुसार उपकल्पना के प्रकार, हेज ने 2 प्रकार की उपकल्पनाएं बताई है, सरल उपकल्पना और जटिल उपकल्पना या मिश्रित उपकल्पना। एमएच गोपाल के अनुसार उपकल्पना के 2 प्रकार बताए हैं गोपाल ने, अशुद्ध या फिर मिलीजुली और मौखिक उपकल्पनाएं और विशुद्ध उपकल्पनाएं। वहीं गुड्डे व होठ ने उपकल्पनाओं के 3 प्रकार बताए हैं, अनुभविक असमानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं, जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं, और विवेचनात्मक चरों से संबंधित संबंध बताने वाली उपकल्पनाएं। उपकल्पनाएं या प्राकल्पना के प्रमुख स्रोत क्या है? उपकल्पनाओं का निर्माण हम कहाँ से करेंगे? तो ज्ञान के आधार पर करेंगे। ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, जो पूर्व में प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत है वो हमारी उपकल्पना निर्माण में मदद करते हैं। संस्कृति, खान पान, रहन सहन, चाल चलन, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि उपकल्पनाओं के निर्माण में सहयोगी होती है। समरूपताएं भी, जो घटना घटित हो रही है उससे संबंधित कोई घटना है, वो भी उपकल्पना के निर्माण में सहायक होती है। हमारा व्यक्तिगत जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जो ज्ञान है, जैसा हमने लाइफ में अनुभव किया है, वो भी उपकल्पना के प्रमुख स्रोत होते हैं। उपकल्पनाओं का महत्व क्या है? उपकल्पनाएं अध्ययन को एक दिशा निर्धारित करती है, शोधकर्ता को और शोध कार्य को एक दिशा बताती है। भी वो काम चलाओ विचार जो हमने सोचा है, उपकल्पनाएं बनाई है, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ना है। और उपकल्पना प्राकल्पना दोनों एक ही है। अध्ययन क्षेत्र को ये सीमित कर देती है, भटकाव को कम करती है, एक दिशा निर्धारित कर देती है। इससे क्या होता है? समय, श्रम व धन की बचत होती है। उपकल्पना के दोष क्या है? उपकल्पना में अटूट विश्वास। यदि उपकल्पना, कई बार ये होता है शोधकर्ता ने सभी स्रोतों से पूर्व ज्ञान के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण किया है, तो उसमें अपनी उपकल्पना पर इतना विश्वास होता है कि वो फिर उसको सत्य साबित करने में लग जाता है। वो ये नहीं देखता भी ये सही है या नहीं है, जिससे जो निष्कर्ष है वो प्रभावित होंगे। यही प्रतिष्ठा का बिंदु भी इसी तरह का पॉइंट है कि उसमें जब उपकल्पना बना ली, काल्पनिक एक विचार पहले से सोच लिया भी इसका समाधान ये हो सकता है, तो एक प्रतिष्ठा का बिंदु भी बना लेता है भी मेरी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। तो वो ये पता लगाने की बजाय भी सच्चाई क्या है, अपनी उपकल्पना को सत्य साबित करने में पूरा जोर लगा देता है, जिससे अध्ययन प्रभावित होगा। तथ्य संकलन की एक सीमित प्रकृति है और इसमें पक्षपात की संभावना भी रहती है। आनुभविक असमानताएं बताने वाली उपकल्पनाओं से आप क्या समझते हैं? तो इस आनुभविक असमानताएं
इस तरह की उपकल्पनाएं मानव के सामान्य जीवन में प्रचलित भी लोगों के रहन सहन, विचारधाराओं, मान्यताओं, व्यवहारों, निषेधों, प्रतिमानों आदि पर आधारित होते हैं और इनकी वैज्ञानिकता की जांच की जा सकती है। शोध अभिकल्प के बारे में अब यहाँ पर हम जानते हैं। रिसर्च डिजाइन। देखिए, डिजाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी हम कार्य करते हैं उससे पहले जो रूपरेखा बनाते हैं उसी को डिजाइन कहते हैं। जैसे मकान बनाना है तो उससे पहले हमने एक डिजाइन तैयार किया है, तो वही हमारी रूपरेखा होगी। तो शोध अभिकल्प, इसको अभिकल्प भी कहते हैं, परिरचना भी कहते हैं, या इंग्लिश में रिसर्च डिजाइन कहते हैं। मतलब शोध कार्य करने से पहले उसके बारे में एक रूपरेखा बना लेना, एक योजना बना लेना, रिसर्च पररचना कहलाती है, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। और योजना किस तरह की भी, शोध कार्य में किस किस को शामिल करना है, कौन सी विधियों से डाटा कलेक्ट करना है, किन लोगों से हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है, उनका विश्लेषण, एनालिसिस, उनका वर्गीकरण की सारणीयन किस प्रकार से करना है, इसकी पहले से एक योजना बना ली जाती है। उसको शोध अभिकल्प या शोध पररचना कहते हैं। मतलब शोध का विषय निर्धारण करने के पश्चात भी हमें किस विषय पर शोध करना है, उसके पश्चात अपने शोध कार्य करने से पहले ही उसकी संपूर्ण एक योजना बनाई जाती है, जिसे शोध अभिकल्प या शोध पररचना कहते हैं। यही शोध अभिकल्प, शोध पररचना शोधकर्ता को एक सही दिशा प्रदान करती है। उसको भविष्य में आने वाली समस्याओं का पहले पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, जिससे शोध कार्य आसान हो जाता है और यह शोधकर्ता के समय, धन व श्रम की भी बचत करता है। शोध पररचना की दो विशेषताएं, एक तो ये लचीलापन होता है। इसमें लचीलेपन का मतलब समय अनुसार यदि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यह मितव्ययता पर आधारित होती है, मतलब इससे समय, धर्म और श्रम की बचत होती है। उपकल्पनाएं ऐसी होनी चाहिए जो उद्देश्य पर आधारित हो, जिसके द्वारा जो शोध समस्या से संबंधित अध्ययन का उद्देश्य है वो पूरा किया जा सके। शोध पररचना के प्रकार बताइएगा, तो इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। इनमें 4 प्रकार, अलग अलग नाम भी आप इसके लिख सकते हैं। अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव। फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना, तो इसका मतलब किसी समस्या का निर्धारण के लिए जब पररचना बनाई जाती है। पररचना का मतलब सूचना एकत्रित करने के लिए बनाई गई है हमें। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक पररचना क्या है? इन चारों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो यह वह पररचना है जिसका उद्देश्य अज्ञात तथ्यों का पता लगाना, भी जिन तथ्यों सूचनाओं की जानकारी नहीं है उनका पता लगाना, जिससे समस्या का निर्धारण, उस सूचना के आधार पर समस्या का निर्धारण भी, कौन सी समस्या का अध्ययन करना है। प्राकल्पना का निर्माण, उसी ज्ञान के आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना, और जो भी अवधारणाएं हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। मतलब ऐसी पररचना जिसका उद्देश्य अज्ञात तथ्यों का पता लगाना, जिसके आधार पर समस्याओं का निर्धारण करना, प्राकल्पना का निर्माण करना, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण करना आदि उद्देश्य हो, तो उसको हम अन्वेषणात्मक या फिर निरूपणात्मक पररचना या अभिकल्प कहते हैं। इसके पश्चात वर्णनात्मक का मतलब वर्णन करना, भी ऐसी पररचना जो समस्या के वर्णन करने से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जब तैयार की जाती है तो उसको वर्णनात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, किसी भी शोध समस्या से संबंधित वास्तविक, पूर्ण व विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पररचना बनाई जाती है उसे वर्णनात्मक शोध पररचना कहते हैं। मतलब कोई भी हमने समस्या ली है, उस समस्या से संबंधित वास्तविक यथार्थ सूचनाएं प्राप्त करने, यथार्थ और पूर्ण और विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने जो भी योजना बनाई, जो भी रूपरेखा बनाई है, उसी को वर्णनात्मक शोध पररचना कहते हैं। इसी वास्तविक जानकारी के आधार पर समस्या का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात आता है निदानात्मक शोध अभिकल्प। निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोज करना, समाधान करना। किसी भी शोध समस्या के कारणों की खोज करके उसका समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जो पररचना बनाई जाती है उसे निदानात्मक शोध पररचना कहते हैं। देखिए, कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से जब हम पररचना बनाएंगे तो उसको निदानात्मक शोध विकल्प या शोध पररचना कहेंगे। समस्या का समाधान कब होगा? जब उसके कारणों का हमें पता लगेगा। तो किसी भी शोध समस्या के कारणों की खोज करके उसका समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जो पररचना बनाई जाती है उसे निदानात्मक शोध पररचना कहते हैं। परीक्षणात्मक एक्सपेरिमेंटल शोध विकल्प, जब प्रयोगशाला परीक्षण हम कहाँ पर करते हैं? एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला में करते हैं। जब प्रयोगशाला में प्रयोग की तरह दो चरों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करने के लिए जो पररचना बनाई जाती है उसे परीक्षणात्मक पररचना कहते हैं।
देखिए, जब प्रयोगशाला में प्रयोग की तरह दो चरों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करने के लिए जो पररचना बनाई जाती है उसे परीक्षणात्मक पररचना कहते हैं। तो पररचना के ये 4 प्रकार थे: वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक, वर्णनात्मक शोध विकल्प, निदानात्मक शोध विकल्प और परीक्षणात्मक शोध विकल्प। शोध पररचना बनाने के उद्देश्य: शोध कार्य को समुचित, पहले से हम योजना क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा आगे का कार्य एक दिशा में चल सके, एक समुचित दिशा मिल सके। तो शोध कार्य को समुचित दिशा प्रदान करने के लिए शोध पररचना बनाई जाती है, शोध रूपरेखा बनाई जाती है। और एक पहले से एक दिशा निर्धारित हो जाती है तो उससे समय, धर्म व श्रम की बचत होती है। तो मित्र शोध कार्य में मानव श्रम, धन और समय की बचत करने के लिए भी शोध पररचना बनाई जाती है। ज्ञान प्राप्त करना: शोध समस्या के निर्धारण, उसके समाधान और उसके विश्लेषण से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सूचना एकत्रित करने के लिए शोध पररचना का निर्माण किया जाता है। शोध पररचना का निर्माण उपकल्पना के निर्माण के लिए भी किया जाता है, क्योंकि किसी भी विषय से संबंधित जब शोध कार्य करते हैं तो उससे संबंधित ज्ञान और उसके कार्यकरण संबंधों का पता लगाकर उपकल्पना का निर्माण करना ही शोध पररचना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये हमारे सेकंड यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन थे, और किसी भी क्वेश्चन की आप क्लैरिटी के लिए उसके कमेंट बॉक्स में भी लिख कर आप डाल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।